देखिए बच्चे, जब हम सेमेस्टर 2 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो टोटल मिला के 4 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो मैं लिखूंगा वो आपके पास पीडीएफ शेयर हो जाएगी, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, बस सुनिए, आपका काम सिर्फ सुनना है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है जी बेटा, आपको पता है कि इस साल जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो तो वैसे वैसे सिलेबस सारा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में भी आपने न्यू सिलेबस पहली बार पढ़ा, आपसे पहले सिलेबस कुछ और था। सेमेस्टर 2 में भी सिमिलरली आप पहली बार न्यू सिलेबस पढ़ेंगे, आपसे पहले सिलेबस कुछ और था। तो जब पास्ट ईयर्स को हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो कंप्लीटली पास्ट ईयर्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है सिलेबस में से। लाइक यूनिट 1 की मैं बात करूं, इसमें इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सर नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो हम स्कूल लेवल पे 12th में पढ़कर आए हैं, वो हमने संदीप बाबू के फॉर्मूले याद करे हैं, ये किया है वो किया है। जो भी आपने सेमेस्टर से पहले 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है बच्चे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हियर द ऑथर विल बी एबल बर्नानके की बुक लगेगी, सारे फॉर्मुलाज विल बी डिफरेंट, सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ऑब्वियसली बेसिक टर्म्स कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन अदरवाइज सारी चीजें हमारे यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी, नए सिरे से सब कुछ आएगा। सेकंड, वी हैव मनी। कहते सर ये भी हमने 12th क्लास में पढ़ा है, मनी के हमने फंक्शंस पढ़े हैं, मनी के हमने फॉर्म्स पढ़ी है। यहाँ बहुत डिटेल में आपको मनी डिस्कस करना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के बारे में पूछने बताना है, सेंट्रल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है, कैसे मार्केट में वो जाता है, एंड मेनी मोर डिटेल्स विल बी देयर, इवन गुड न्यूमेरिकल्स विल बी देयर विद गुड डेरिवेशंस इन द मनी, राइट। थर्ड इज द क्लासिकल एंड Keynesian अप्रोच। तो यहाँ पे कुछ क्लासिकल स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट डेफिनेशंस नहीं है, आपने स्कूल लेवल में से डेफिनेशंस पढ़ी है कि क्लासिकल्स कहा करते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स मैचिंग डिमांड, है ना। फिर कीन्स ने कुछ और बोला, ऐसे कहा वैसे कहा। तो जो भी स्कूल लेवल पढ़ के आए हो, टॉपिक्स के नाम जरूर वो है, लेकिन उसके बहुत मीलों दूर है जी हमारे पास। एंड द लास्ट वन, दैट इज द ISLM मॉडल। ISLM मॉडल, this is a completely new model for you. This is a completely new model for you. और अगर सेमेस्टर 2 मैक्रो में कुछ टफ है, अगर सेमेस्टर 2 मैक्रो में कुछ टफ है, तो दैट इज यूनिट नंबर 4। दैट इज यूनिट नंबर 4। समझ में आ रही है मेरी बात। एक टॉपिक हमारे पास पहले हुआ करता था, दैट वाज इन्फ्लेशन। तो पुराने सिलेबस में एक यूनिट नंबर 3 जो हुआ करती थी, दैट वाज इन्फ्लेशन, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। फ्रॉम द न्यू सिलेबस इन्फ्लेशन को डिलीट किया गया है। तो कभी भी पास्ट ईयर्स के अंदर आपको इन्फ्लेशन का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको प्लीज स्किप करके चलेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन इज नो मोर इन आवर सिलेबस, राइट। एंड ये जो क्लासिकल और कीन्स अप्रोच थी, पहले यूनिट 4 के अंदर ही था। तो बेसिकली यूनिट 4 जो पहले हुआ करता था उसको स्प्लिट कर दिया गया यूनिट 3 और यूनिट 4 में से। तो ये दोनों बेसिकली कनेक्टेड टॉपिक्स है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस। ये 50% से ज्यादा सिलेबस है। अगर आप सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं तो भी आपका 60 to 65% पेपर अटेम्प्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो बिफोर वेस्टिंग विद द टाइम, आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। कहते सर अभी कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहे हो? आपको पता है मेरा थोड़ा सा, जो मुझसे पहले से पढ़ते आते हैं, मैं कोई यूनिट नहीं स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यूनिट्स अपने आप धीरे धीरे आते चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारे बीच बेटा सारे बच्चे अपने अपने स्कूल टॉपर्स बैठे हैं, अपने अपने स्टेट टॉपर्स बैठे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा और जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आने वाला है। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझ के चलिएगा। आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनी यूनिट। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप पहले स्कूल में पढ़कर आए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है। ठीक है जी। सो एक बार सब लोग कैमरास ओपन करेंगे तो बच्चे मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए सामने कितने लोग बैठे हैं, मुझे पता होना। और सब लोग कैमरास ओपन करेगा ना, आई विल अनम्यूट एवरीबडी। मैं सबको अनम्यूट करके, अनम्यूट के साथ ही मीटिंग को कंडक्ट करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, मुझे म्यूट करके पढ़ाने में मजा नहीं आता है। आप बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल राइट है आपका सवाल पूछने का, हर चीज आपका पूछने का हक है, लेकिन फिर आपकी एक ड्यूटी भी बनती है अपने वेबकैम को ओपन करना। नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो मैं यहाँ सब बच्चों को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे। बिना वजह अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो सीधा आप मीटिंग से भाग जाएंगे, राइट।
मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes. वीडियो कंटेंट एवरीथिंग इज क्लियर ऑन योर साइड गाइस? Yes. सर। चलिए, थैंक यू। देखिएगा, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू नंदिनी जी फ्रॉम डीआरसी कॉलेज। ठीक है, सुनेंगे सब लोग बड़े ध्यान से। नंदिनी जी, आप एक बात बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, इकोनॉमिक्स आपके पास रही होगी डेफिनेटली। बैठ रखी है क्लास में। तनुजा फ्राना फ्रॉम डीआरसी, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट रखेंगे तो फिर मैं कंपल्सरी म्यूट सबको कर दूंगा यार। नंदिनी जी, एक लाइन बनाया करते थे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से 45 डिग्री की, राइट? यस सर। इस क्या कौन सा कर्व था बच्चे ये? एग्रीगेट? एग्रीगेट सप्लाई। बस यही मैं सुनना चाह रहा था, इट वाज एग्रीगेट सप्लाई, राइट? एब्सोल्युटली द रॉन्ग आंसर। देवांशी आप बताइए बच्चे। सर एग्रीगेट सप्लाई ही एग्रीगेट पढ़ा है। सप्लाई, बिल्कुल यही आपने पढ़ा है। सचित फ्रॉम डीसीएसी। सर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, वेरी गुड। भव्य मल्होत्रा फ्रॉम जीजीएस। सर एक्चुअली ये एग्रीगेट सप्लाई तो मतलब इसकी एक एग्जांपल ही हो गया, बट वैसे 45 डिग्री का लाइन तो सिर्फ वाई और एक्स एक्सिस को बराबर करने के लिए होती है ना। चलिए, गुड, रिलेटिवली अच्छा आंसर है। सबसे पहली बात, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ही नहीं, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व का एग्जाम्पल भी नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कभी ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये जो टॉपिक आप कोई स्कूल में इसको एग्रीगेट सप्लाई पढ़ के आया है, कोई स्कूल में इसको इनकम लाइन पढ़कर आया है। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, हमारे यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या कर्व है, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। बेटा इकोनॉमिक्स हो, चाहे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, वी विल यूज टू एक्सिस। ठीक है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगी है, एक वर्टिकल लगी है। नॉर्मली हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम देते हैं, अदरवाइज नाम कुछ भी हो सकता है, राइट? मैथ्स के हिसाब से हम इतना जरूर जानते हैं कि दैट लाइन विच हैविंग द 45 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी जो स्लोप है वो 1 है। ये हम सब जानते हैं, tan अल्फा के हिसाब से इसकी स्लोप 1 है। अब मेरी एक बात समझना बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो एक्सिस पर वेरिएबल्स लेंगे। एक्सिस पे क्या लेंगे? वेरिएबल्स। एक बार आपको समझाने के लिए मैंने कहा भाई, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेरिएबल इनकम। इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ ले लिया बच्चे मैंने कंजम्पशन। तो वर्टिकल एक्सिस पे मैंने कैपिटल सी दिखाया रिप्रेजेंटिंग द कंजम्पशन, एंड हॉरिजॉन्टल पे मैंने इनकम को दिखाया रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई। तो जब मैं इस लाइन की स्लोप निकालूंगा, स्लोप दैट विल बी tan 45 डिग्री, दैट इज 1। कहते ठीक है, स्लोप इज 1। उसके अलावा वी नो दिस थिंग वेरी वेल, द स्लोप इज dy by dx। वी कैन से दिस थिंग, dy by dx स्लोप है। और आप मैथ्स पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एडवांस फॉर्मूला भी आपके पास है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? उसके हिसाब से स्लोप मेरे पास क्या बनेगी? dy by dx बनेगी, राइट? तो आई एम सेइंग दैट इफ स्लोप इज dy by dx, और आई कैन से change in consumption due to change in income. So what it interprets that delta C is equals to delta Y. Yani if I will follow this curve, the change in consumption and the change in income will be equal. Say yes or no? तो Yes, sir. इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई है ओरिजिन से। इसकी जो शुरुआत हुई है बेटा वो किससे हुई है? ओरिजिन से हुई है। तो इट इज 0 0। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज इनकम हेयर, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं कि भैया मैं तो 100 इंक्रीज करूंगा, इफ दिस इज अ चेंज इन 100, तो बताइए कंजम्पशन में भी चेंज कितना आएगा? ऑब्वियसली 100 का आएगा, बिकॉज दिस इज सेइंग डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई। अगर कंजम्पशन कहते हो, इनकम कहती नहीं जी मैं तो 200 हो जाऊंगी, तो कंजम्पशन कहती है भैया ठीक है मैं भी 200 हो जाऊंगी। तो यानी कि 100 each, 200 each, 150 each, 50 each, 250 each. Along this curve, the value of consumption and the value of income remains equal. Yes or no? तो इस कर्व के ऊपर इनकम की और कंजम्पशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे y is equals to c। लेकिन ना तो ये इनकम कर्व है और ना ही ये कंजम्पशन कर्व है। इट इज जस्ट अ कर्व, एक लाइन है।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ इक्वालिटी, जिसका क्या काम है, दोनों एक्सिस पर दिए हुए वेरिएबल्स को इक्वेट करना। कल को मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमारे पास वेरिएबल्स बदल गए हैं, वेरिएबल्स बदल गए हैं, एंड द न्यू वेरिएबल इज, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने इनकम दिखाया, वर्टिकल एक्सिस पर मैंने इन्वेस्टमेंट्स दिखा दी। क्या दिखा दी बच्चे? मैंने इन्वेस्टमेंट्स को दिखा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 45 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू I। बस इस बात का ध्यान रखना है, ना ये एग्रीगेट सप्लाई है, ना ये इनकम लाइन है, ना ये कंजम्पशन कर्व है, ना ये इन्वेस्टमेंट कर्व है। इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इस कर्व की अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। इस कर्व का सिर्फ क्या इम्प्लीकेशन है कि जो भी वेरिएबल्स आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर मेजर करे हैं, ये सिर्फ उन दोनों वेरिएबल्स को आपस में इक्वेट करता है। ये सिर्फ उन दो वेरिएबल्स को आपस में इक्वेट करता है। जैसे जैसे आप वेरिएबल्स को चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इस लाइन का नाम बदलता जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? से यस और नो? Yes, sir. Yes. आज के बाद प्लीज इसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व या इनकम कर्व या कोई, ये एक्चुअली कोई कर्व है ही नहीं, इट इज मेयरली अ लाइन ऑफ इक्वालिटी। का क्या काम है? दोनों एक्सिस पर दिए हुए वेरिएबल्स को सिंपली इक्वेट करना है। एम आई क्लियर ऑन दिस? से यस और नो? Yes, sir. आगे चलते हैं। That's why I'm saying कि before starting any unit, कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के फंडामेंटल हमको पता होने चाहिए। मैं कहता हूँ जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी 12वीं में, उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। कम से कम गलत तो नहीं पढ़ा, कम से कम गलत तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ठीक है, गलत तो नहीं पढ़ के आए ना एटलीस्ट। चलिए आगे देखते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों से अभी मैं पूछूं नेशनल इनकम क्या होता है, लोग बोलेंगे NNPFC। ये जवाब आएगा ना सर, NNPFC इज द नेशनल इनकम। से यस और नो? यस सर। It is a wrong answer. NNPFC is not a national income. कैसे संदीप बार में लिखा है, हम तो 12th में लिख के आए, हमें तो नंबर मिले, उसी के दम पे तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। बट यहाँ नहीं चलेगा दोस्त, यहाँ पे कहानी चलेगी डिफरेंट ऑथर से। तो जो भी आपने स्कूल लेवल में सीखा है, हर चीज सही नहीं है, उसको हमें अपडेटेड वर्जन के साथ पढ़नी है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक रिकंसिलिएशन दिखाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला दिस इज माई इंडियन इकोनॉमी, दिस इज माई इंडियन इकोनॉमी। सुनते रहना ध्यान से। इंडियन इकोनॉमी और यू कैन से इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोल रहा हूँ बच्चे में? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए दोस्त, फॉर्मूलाज जो हमने बनाए हैं, वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं, क्यों आए, वो सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लुक एट द स्क्रीन वेरी वेरी केयरफुली। हमारे अच्छा एक बात आपको समझ में आ गई, सेमेस्टर 1 का पेपर देके रट के पेपर में नहीं आते हैं। हमारे सिलेबस में रटा हुआ तो नहीं आएगा ना कि हम डेफिनेशंस रट के चले गए या आंसर रट के चले गए। हमारे यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स लगते हैं या एनालिटिकल क्वेश्चंस लगते हैं, रटा हुआ नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। और गलती से पेपर जैसे MME 1 हमारे पास आया है, तो इस साल मैक्रो एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर आना चाहिए। मैं आज से ही परमात्मा से दुआ करूंगा कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर मैक्रो का आए, ठीक है। उसके बाद भी PMG का स्टूडेंट 100% मार्क्स लेके आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो दुआ करो टफेस्ट से टफेस्ट पेपर यूनिवर्सिटी बनाए, देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। बेटा हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें जगह जगह गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जगह जगह सब तरीके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। हमने सारे प्रोड्यूसर्स को बोला, मैं कहा भैया एक काम करिए, सारे गुड्स एंड सर्विसेज ला के यहाँ रख दीजिए। तो जगह जगह पूरे हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप लोगों ने प्रोड्यूस किया है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उन सब की जो मार्केट वैल्यू है, उन सब की जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट GDP और यू कैन से इनकम ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो जब हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम इज बेसिकली आई एम कंसीडरिंग द GDP। हाँ मेरी बात समझना डेफिनेशन के हिसाब से। GDP का बेसिक मतलब क्या है? हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो हमारी टेरिटरी है, उसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उन सब की जो मार्केट वैल्यू है, उनके समेशन को हम GDP कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको बनाया किसने है, वेदर वो इंडियन था बनाने वाला या फॉरेनर था, डोमेस्टिक रेजिडेंट था या नहीं था, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैटर इज व्हाट, प्लेस, कहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पे सर्विसेज को जनरेट किया गया है, रेंडर किया गया। ये बात समझ में आती है? तो GDP क्या है?
the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country in an accounting period, irrespective whether they are produced by the domestic residents or not. Domestic residents ने उसको मेजर किया है या नहीं किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात सबको समझ में आती है दोस्त? Everybody please say yes or no. Yes, sir. देखो दोस्त, Yes, आप sir. मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि यार आप लोगों को समझ आ रहा है। ना तो आप लोगों ने देखो दोस्त अपने कैमरास ओपन करे हुए, ना ही आप कुछ बोलेंगे, तो हाउ वुड आई कम टू नो कि जो मैं बोल रहा हूँ आपके भेजे में घुस रहा है नहीं घुस रहा। तो प्लीज या तो आप अपने कैमरा, कुछ बच्चे एटलीस्ट 20-25 लोग अपने कैमरास ओपन करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। क्लास विल बी मोर एफिशिएंट, आई गारंटी यू। क्लास विल बी मोर एफिशिएंट, आई अश्योर्ड यू। प्लीज ओपन अ वेबकैम्स यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। कोई बात नहीं, डेमोज में आपके पास ऑप्शन है कि आप ओपन करें या ना करें। व्हेन द पेड बैचेस विल बी स्टार्ट, एट दैट टाइम it is a mandatory, it will be mandatory to open the webcams in the live classes anyways. तो हमने बोला कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हुए, उन सबको हमने एक जगह लाकर रखा। उनकी जो मार्केट वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट द जीडीपी। अब आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो पढ़ी है, वहां पे आपने इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स का यूज किया है। एक हमारे पास हुआ करता था वैल्यू एडेड मेथड, और यू कैन से द प्रोडक्शन मेथड। एक हमारे पास हुआ करता था इनकम मेथड, और एक हमारे पास हुआ करता था एक्सपेंडिचर मेथड। याद है कहानी दोस्त? सबसे पहले हम गए एक्सपेंडिचर मेथड के पास। सुनते रहना ध्यान से। एक्सपेंडिचर मेथड के पास हमने कहा ठीक है जी, कोई बताएगा? एंड द क्वेश्चन गोज टू नाउ राष्ट्र मित्र, राष्ट्र जी फ्रॉम डीसीएसी। राष्ट्र जी ये बताइए मेरे को, हमारी इकोनॉमी में अगर हम अपनी इकोनॉमी को सेक्टर वाइज डिवाइड करना स्टार्ट करें, तो हाउ मेनी टोटल सेक्टर्स आर देयर इन माय इकोनॉमी? राष्ट्र मित्र फ्रॉम डीसीएसी। Sir, primary, secondary, and tertiary. टर्शरी, वेरी गुड, बट आंसर गलत है दोस्त। इशिता जी आप बताइए फ्रॉम एसआरसीसी कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को सेक्टर वाइज डिवाइड करना स्टार्ट करें, तो हमारी इकोनॉमी को हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं? इशिता फ्रॉम एसआरसीसी। So am I audible? यस यस यस, So primary, secondary, and tertiary. ठीक है, गलत जवाब है। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, सब लोगों को यही जवाब देंगे। मुझे पता था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्योंकि इतने आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। कात्यायनी जी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। चार नहीं होते, प्राइवेट हो गया और इंटरनेशनल, नेशनल, ये चारों होंगे ना? 4 का नाम बताओ, प्राइवेट, इंटरनेशनल और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। प्रोड्यूसर, यही 4 होते हैं। रात के नशे नहीं उतरते रहे हैं। इधर देख, सुनिए ध्यान से मेरी बात। बेटा जब हम अपनी इकोनॉमी को वैल्यू करते हैं, अपनी इकोनॉमी के सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, तो इकोनॉमी को देखा जाता है कि हम सप्लाई साइड से देख रहे हैं या हम डिमांड साइड से देख रहे हैं। स्टॉप राइटिंग, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। तो या तो हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं सप्लाई साइड से, या हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं डिमांड साइड से। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द मैक्रो। ध्यान सुनिएगा, ये आपने कभी समझा नहीं होगा, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करके पढ़े हुए हो। तो जब हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सप्लाई साइड से बताइए कितने सेक्टर्स है, तो वहां पे बेसिकली 3 सेक्टर जो आप नाम ले रहे हो वो होते हैं। वन इज द प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बनाने में इन्वॉल्व है वो। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एज अ इनपुट यूज करते हैं। और तीसरा है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, बेसिकली जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, राइट। इन सब लोगों ने, ये जो सप्लाई साइड है, इन सब लोगों ने मिलकर इस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, ऐसे यस और नो? हाँ जी, Yes. इन सब लोगों ने मिलकर इन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया। इन सब लोगों में कौन है? यहाँ पे हजारों फॉर्म्स है, लाखों फॉर्म्स है। प्राइम सेक्टर को एक फॉर्म तो नहीं, लाखों हजारों फॉर्म्स है। यहाँ पे ऐसे हजारों लाखों फॉर्म्स है, ऐसे यहाँ पे हजारों लाखों फॉर्म्स है। इन सारी फॉर्म्स ने मिलकर क्या किया है? इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, जनरेट किया है। Once these goods and services are available in the economy, who will purchase these goods and services? कौन परचेज करेगा इसको बताइए? हाउसहोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। तो पहला सेक्टर आपका नाम आया दोस्त, हाउसहोल्ड सेक्टर। इसको बिजनेस सेक्टर भी परचेज कर सकते हैं, यानी फर्म्स।
इसको गवर्नमेंट भी परचेज कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, और इसको अंग्रेज फॉरेनर्स भी परचेज कर सकते हैं, तो वी आर सेइंग फॉरेन सेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार होंगे, इन्हें कौन खरीदेगा? अब हाउस होल्ड को एक बंदा तो नहीं है ना, 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ऐसे बिजनेस सेक्टर भी कोई एक फर्म तो नहीं है, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ फर्म्स है, ऐसे गवर्नमेंट भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और अंग्रेज भी एक नहीं, अंग्रेज भी बहुत सारे हैं। तो जब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि हमारी इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं दोस्त, हमारी इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रॉम द सप्लाई साइड देयर आर 3 सेक्टर्स, primary, secondary, tertiary, and from the demand side we have 4 sectors which are household sector, business sector, government sector and the foreign sector. दोस्त कहानी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। विशाल दिवाकर चौधरी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। देखिए जी, देव सेना आप सवाल कर सकते हैं। सर जो डिमांड साइड पे हम बैंकिंग सेक्टर भी इंक्लूड नहीं कर सकते? मैम बैंक क्या है? बैंक भी एक फॉर्म ही है, बिजनेस सेक्टर में आ जाएगा। बैंक इज डूइंग बिजनेस। कहते गवर्नमेंट बैंक है तो भैया नीचे ले आएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर एनपीओ है तो, राइट, तो इसी की कैटेगरी में आएगा। चलिए, तो हमारी इकोनॉमी में आपने सुना है, सुनते ध्यान से, जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो एक होती है बेटा क्लासिकल अप्रोच, एक होती है कीन्स अप्रोच। तो क्लासिकल्स आर बेसिकली फ्रॉम द सप्लाई साइड, तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी लगेगी और यहाँ लगेगी कीन्स थ्योरी। बहुत ध्यान सुनते रहना मेरी बात, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना उसको, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज बने, अगर हमने इसको खरीदा, हाउस होल्ड सेक्टर ने खरीदा, तो वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा बेटा? हाँ जी, क्या कहलाएगा बताइए? Consumption expenditure. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा सेक्टर करता है? हाउस होल्ड सेक्टर, Household. रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। बिजनेस सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसका क्या नाम होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। गवर्नमेंट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसका नाम होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन। यहाँ पे सब लोग गलत जवाब देते हैं मेरे को। फॉरेन सेक्टर जो फॉरेनर्स है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं रहते हैं, जो फॉरेनर्स हमारा सामान परचेज करेंगे, उसके एक्सपेंडिचर को हम क्या नाम देते हैं? So export. नेट एक्सपोर्ट। मैक्सिमम पीपल विल से नेट एक्सपोर्ट। से यस और नो? यस। यहाँ गलती है, यहाँ गलती। इट इज नॉट नेट एक्सपोर्ट्स। ये नेट एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं दोस्त, इसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। कहते हैं नेट एक्सपोर्ट क्यों लिखा है किताबों के अंदर? हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, C+I+G+NX। वो फॉर्मूला कहीं से डिराइव होके आया है। रोहित फ्रॉम ARSD में आपको 2 बार म्यूट कर चुका हूं बच्चे, उसके बाद आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मैं सीधा मीटिंग से बाहर निकालूंगा। If I am interacting with you, I have given permission to you to speak in the class. It doesn't mean कि you बिना वजह आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे यार। तो फॉरेन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है दोस्त, वो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं, दे आर मेयरली एक्सपोर्ट्स। लेकिन फॉर्मूले में ये जो नेट एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ है वो कहां से आया, वो हमें सीखना है, ठीक है? अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज, क्योंकि आज से पहले आपने जो पढ़ा है वो बेसिक पढ़ा है। ऑब्वियसली जब हमने यहाँ लिख दिया है कि फॉरेन सेक्टर, तो इट मींस वी आर कंसीडरिंग अबाउट द ओपन इकोनॉमी, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। से यस और नो? जब ओपन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं ना, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे एक बात बताइए दोस्त, यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने यहाँ पे लिखा है, सुनिए प्लीज, ये गुड्स एंड सर्विस जो लिखा है, ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है? जो हमारे हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में सर्विसेज को रेंडर किया गया है। एग्री करते हैं? नंदिनी जी, आप जो भी कमोडिटी यूज करते हैं, क्या वो सारी हिंदुस्तान में बनी हुई है या बाहर से भी कुछ परचेज किया हुआ लेते हैं?
सर ऐसे बाहर से तो इतना नहीं, बट हाँ जैसे होगी। आप फोन कौन सा यूज करते हैं? सर आईफोन। आईफोन। क्या आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है? द आंसर इज बिग नो। दे आर इंपोर्टेड, they are not made in India. Getting my point guys? आपके घर में सोनी का टीवी लगा हुआ है, क्या वो इंडिया में बनाया गया है? द आंसर इज बिग नो। उसको इंपोर्ट किया गया है। आपने डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं किया, बिकॉज यू आर नॉट अ इंपोर्टर। आपने किसी दुकान से, किसी बिजनेस फर्म से खरीदा है, लेकिन उस फर्म ने हिंदुस्तान में बनाया नहीं है उसको, उसने बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया है और फिर उसने आपको बेच डाला है। माय क्वेश्चन इज कि ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिसका जिक्र आप कर रहे हो कि ये वो गुड्स एंड सर्विसेज है जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, क्या आईफोन यहाँ बना था? द आंसर इज बिग नो। क्या वो टीवी यहाँ बना था? द आंसर इज बिग नो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कंज्यूमर्स, हम हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं जो यहाँ पे सामान बनाया ही नहीं है। तो व्हेन वी आर सेइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो कंपोनेंट होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम तोड़ रहे हैं CD एंड CF। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, कि जो हम एज अ कंज्यूमर, एज अ हाउस होल्ड जो हम खर्चा कर रहे हैं, जिसको आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, उसमें से कुछ खर्चा तो उन गुड्स पे किया गया होगा जो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है, और कुछ खर्चा उन गुड्स पर किया गया होगा जो दूसरी कंट्रीज में बना है। आई एम राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मुझे एक बात बताइए, सुनते रहना बहुत ध्यान से। तो जब आप कहते हो कि हमारे देश की इनकम क्या होगी, जब हिंदुस्तान में बना हुआ सामान बिकेगा वो हमारे देश की इनकम होगी, या फॉरेन कंट्री से बना हुआ सामान बिकेगा वो हमारे देश की इनकम होगी? बताइए। सर जो हमारे यहाँ का बना होगा वही हमारे यहाँ होगी। बनेगा। तो आप जब कहते थे कि ये जो आपने गुड्स बनाए, इन लोगों ने खरीदे, तो बताइए यहाँ से कंजम्पशन जाएगा या कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिक गुड्स जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक। समझ में आई दोस्त कहानी? सिमिलरली जो बिजनेस फॉर्म्स है, मान लो कोई कंपनीज है जो बिजनेस कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी मशीनरीज भी है, उनका रॉ मटेरियल, सारी इन्वेस्टमेंट्स है उन लोगों की, राइट? क्या सारा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में बना हुआ खरीदती है? क्या सारी मशीनें हिंदुस्तान में बनी हुई खरीदती है? नहीं, बाहर से भी मंगा सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को भी दो कैटेगरी में बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स। Investment expenditure on domestic goods as well as investment expenditure on foreign goods. Similarly, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, अगर मेट्रो की हम बात करें, मेट्रो को बनाने में खर्चा कौन कर रही है? सरकार कर रही है ना। DMRC की बात करो, दिल्ली मेट्रो की, तो क्या इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट परचेज करके लगाया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है, क्या वो सारी हिंदुस्तान की बनाई गई है? क्या नहीं। ये लोग तो साउथ कोरिया से, इधर से उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जो होता है उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, राइट? समझे आप मेरी बात? सिमिलरली अंग्रेज, फॉरेनर, मतलब एवरीबडी हु इज नॉट इंडियन, जिसका जो इंडियन नहीं है उसको मैं यहाँ पे फॉरेनर बोलूंगा, इवन पाकिस्तान इज आल्सो फॉरेनर, ठीक है? तो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये अंग्रेज ने खरीदे, ये क्या है? हमने उनको सामान एक्सपोर्ट किया, ये रहा। कहते अंग्रेज ने वो गुड्स खरीदे जो हमारी कंट्री में नहीं बने। फिर हमें क्या मतलब? अंग्रेज बाहर रहता है, बाहर का बनाया हुआ सामान खरीदता है, हमारा क्या वास्ता उससे? एक बंदा दूसरी कंट्री में रहता है, वहीं का बनाया हुआ सामान खरीदता है, ना वो बंदा हमारा ना वो सामान हमारा, हम अपने क्या बात को अपने कागजों में लिखेंगे भाई उसको। समझ में आ रही है कहानी? नहीं आ रही? तो जो कमोडिटी इंडिया में मैन्युफैक्चर करी गई है और दूसरी कंट्री को बेची जा रही है, वो एक्सपोर्ट हुए ना। लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कहां से है? पहले तो ये बताओ। नेट एक्सपोर्ट इज व्हाट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम इंपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ तो यानी कि मेरे देश की इनकम क्या होगी जब इंडिया में बनाया हुआ सामान बिकेगा? सुनिए मेरी बात, जब इंडिया में बनाया हुआ सामान बिकेगा तो उसको हम बोलेंगे कि इंडिया की क्या हुई है बच्चे? इनकम हुई है। से यस और नो? तो इंडिया में बनाया हुआ सामान कहां गया है? इंडिया में बनाया हुआ सामान CD है, इंडिया में बनाया हुआ सामान ID है, इंडिया में बनाया हुआ सामान GD है, इंडिया में बनाया हुआ सामान X है। समझ में आ गई कहानी? तो हिंदुस्तान की जो इनकम है, लुक एट द स्क्रीन प्लीज एवरीबॉडी,
जब मैं बोलूंगा इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इनकम, इंडिया की जीडीपी क्या है, वाई, हमारा हिंदुस्तान में बनाया हुआ सामान जो बिकेगा वो हमारी इनकम, तो y इज इक्वल्स टू CD प्लस ID प्लस GD प्लस एक्सपोर्ट्स। ये बात सबको समझ में आई? एवरीबडी से यस और नो? हमारी इकोनॉमी की जो इनकम है, जो हमारी जीडीपी है, वो क्या है? जब वो प्रोडक्ट बिकेगा, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू जो हिंदुस्तान में बनाई गई है। तो हिंदुस्तान का सामान कहाँ बिका? कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन का कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है, और वो एक्सपोर्ट्स है। यहां तक जिसको बात समझ में आ गई तो प्लीज बता दीजिए। एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, sir. एवरीबडी sir. से यस और नो? यहां तक सबको समझ Yes, में sir. आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये कायदे से स्टार्ट यहां से हुआ, लेकिन आपको जो बुक्स में लिखा हुआ दिखाई दिया, देखो वो क्या दिखाई दिया, देखना ध्यान से। भाई मैंने बोला CD को अगर इस फॉर्मूले से CD की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी C माइनस CF से, यस और नो? देवसेना एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। इट इज C माइनस CF, यस और नो? तो मैं लिख दिया C माइनस CF। सिमिलरली ID को क्या लिखा? I माइनस IF। GD को क्या लिखा? G माइनस GF, एंड दिस इज एक्सपोर्ट्स, राइट? ये सारी नेगेटिव फिगर को मैंने एक साथ कर दिया, C प्लस I प्लस G प्लस X, और सारी नेगेटिव फिगर में से नेगेटिव मैंने कॉमन निकाल दिया, दैट इज CF प्लस IF प्लस GF। ध्यान सुनिएगा, ये टर्म जो यहाँ पे लिखी है, देखो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी। ये वो गुड्स है जो हाउस होल्ड सेक्टर ने बाहर से खरीदे, ये वो गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस सेक्टर ने बाहर से खरीदे, ये वो गुड्स है जो गवर्नमेंट सेक्टर ने बाहर से खरीदे। तो ये सारा मिला देंगे तो हिंदुस्तान का टोटल इंपोर्ट्स आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए? तो इनको सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा, दिस इज नथिंग बट द इंपोर्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो C प्लस I प्लस G प्लस X, एंड दिस इज नथिंग बट द M स्टैंड फॉर द इंपोर्ट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, तो यहाँ पे जो मेरी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, दिस इज Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये जो रेड बॉक्स में आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है, आपने आज से पहले पढ़ी ही सिर्फ ये थी, सीधा CIGNX। ये I कहां से है ये नहीं पता था आपको। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes. समझ पा रहे हैं? तो आगे से अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा बहुत, आगे से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, consumption expenditure is a component of GDP, true or false? False. False. Consumption expenditure on domestic goods is the component of GDP. Getting my point guys? तो आज से देखो यही डिफरेंस है जो स्कूल में और यहाँ सेमेस्टर में है। आपको वहां पे रिजल्ट पढ़ाया गया, लेकिन वो रिजल्ट आया कहां से? वो रिजल्ट यहां से आया। तो we will also use this identity in future, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस आइडेंटिटी के अंदर क्या घुसा हुआ है। बेसिकली इधर देखना एक चीज, आपने क्या किया, सुनने ध्यान से। इस C को मैं खोल दूं, यहाँ पे CD और CF आएगा ना, CD और CF। अच्छा मैं यहाँ पे खोल दूं, उसको CD भी है इसमें, CF भी है, तो यहाँ CF और CF तो कैंसिल हो गया ना। तो बेसिकली इनकम का कंपोनेंट क्या है, C है या CD है? CD है। CD। ऐसे इनकम कंपोनेंट ID है या I है? ID। तो यहां से जो मुश्किल क्वेश्चंस बनते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहां से निकल के आएगा। लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ GDP, आप बोलोगे यस, कहते क्या देख लेते कि इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट GDP, आप कैसे गलत कर सकते हो ऐसे? कहते मेरे भाई जरा ऊपर चलिए, दोस्त है ऊपर चलिए, इट इज ID प्लस IF, ये IF कैंसिल हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इज नो मोर कंपोनेंट ऑफ GDP, only investment expenditure on the domestic goods is the component of the GDP. Getting my point guys? याद रहेगी सबको ये बातें? Yes. हाँ जी, मूव करूं? Yes, sir. चलिए 1 मिनट के लिए मीटिंग में पॉज कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। देखना ध्यान से आगे कहानी क्या है। तो जब
क्लासिकल्स कुछ और कहते हैं, कीन्स कुछ और कहते हैं। मैं चाहूं तो आपको क्लासिकल का इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, मैं चाहूं तो कीन्स का इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, लेकिन दोस्त मेरा पैटर्न डिफरेंट पढ़ाना है थोड़ा है। मैं पहले आपको पूरी कीन्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पूरी क्लासिकल्स पढ़ाऊंगा, तभी तो दोनों में कंपैरिजन कर पाएंगे कि भैया इसने देखो ऐसे किया है, इसने ऐसे किया है। अब जो स्कूल पढ़ाया जाता है, स्कूल में स्टार्टिंग होती है, पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले टीचर क्या पढ़ाती है, बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है साला माइक्रो में क्या है, तुम्हें पता है मैक्रो में क्या है, क्या डिफरेंस पहले सिखा दो। कैसे पता होगा डिफरेंस? पहले कीन्स थ्योरी पूरी पढ़िए, फिर क्लासिकल थ्योरी पूरी पढ़िए, तभी तो दोनों को कंपेयर करेंगे ना कि भाई इसकी अप्रोच ये है, इसकी अप्रोच ये है। देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू कंपेयर द फैक्ट्स, टू एनालाइज द अप्रोच कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो मेरा थोड़ा डिफरेंस बेटा अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कीन्स थ्योरी। सुनिएगा ध्यान से। कीन्स थ्योरी जो चलती है बेटा, वो चलती है डिमांड साइड से। तो जब भी आप कीन्स थ्योरी की बात करेंगे तो हम यहाँ से बात करेंगे, वी विल नेवर कंसीडर अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विल नेवर कंसीडर द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम कभी नहीं देखेंगे सामान किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कभी भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ किसकी बात करेंगे भैया? खर्चा बता दो कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, एक आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, याद है जी? एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं 4 कंपोनेंट जोड़ेंगे तो जीडीपी आएगा। मैं कहा बता 4 कंपोनेंट। कहता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि सी, इसमें दोनों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक गुड्स एज वेल एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन गुड्स। तो जब आप बोलते हो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि इन्वेस्टमेंट, एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को सम करके बताइए जीडीपी आता था नहीं आता था? ये देखो जी जीडीपी आया। तो बेसिकली जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इट इज नथिंग बट द कीन्स अप्रोच टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। इट इज नथिंग बट द कीन्स अप्रोच टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। कहते क्लासिकल क्या था? सुनिए ध्यान से प्लीज, लिसन टू मी। मैं पढ़ा नहीं रहा, बस आपको हल्का सा याद दिला रहा हूं। आपने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। आप कहते थे जीवीए बाय प्राइमरी सेक्टर, जीवीए बाय सेकेंडरी सेक्टर, जीवीए बाय टर्जरी सेक्टर, वो तीनों के वैल्यू एडिशन को ऐड करते थे तो भी तो मेरे पास जीडीपी आता था। तो बेसिकली जो वैल्यू एडेड मेथड था, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू कितना सामान हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, इट वाज नथिंग बट द क्लासिकल मॉडल। तो क्लासिकल हमेशा सप्लाई साइड से चलते हैं कि क्या क्या बना, कैसे कैसे बना, क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट है, क्या सेल्स है, क्या एक्सपोर्ट है। तो सप्लाई साइड से जब इकोनॉमी को देखा जाएगा, कितने का सामान हमने बनाया, दैट वाज द क्लासिकल अप्रोच। कितना सामान के ऊपर हमने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर मेथड, दैट वाज द कीन्स मॉडल, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग विद द कीन्स थ्योरी एंड लिख के देता हूं दोस्त, आज की ही क्लास में, दूसरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज की ही क्लास में आपको ऐसे नज़ारे इकोनॉमिक्स से दिखा के जाऊंगा, ठीक है जी। आज की ही क्लास में ऐसे नज़ारा दिखा के जाऊंगा, आप याद रखेंगे हाँ कुछ हमारे साथ हुआ है, ठीक है। तो प्लीज बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी सिंसियर, मजा आ जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। बी सिंसियर इन द क्लास। देखिए जी, तो जब मैं बात करता हूँ बच्चे कीन्स थ्योरी की, तो कीनीजियन बोल दीजिए या कीन्स कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। Keynes approach or you can say the demand side approach। अच्छा, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो आज से पहले मेरी क्लास में कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आया है? एनीबडी प्लीज रेज हैंड। आज से पहले कोई मेरी क्लास अटेंड नहीं करी, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में है, प्लीज रेज हैंड। एक भव्य जी हमारे पास जीजीएस से, एयर्स जी से, केन कनिका, आयुष फ्रॉम ध्रुव घोषाल, एवरीबडी प्लीज रेज हैंड वंस, प्लीज एवरीबडी रेज हैंड जो आज से पहले मेरी क्लास में कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आया है। अच्छा, काफी सारे लोग हैं यार, ये तो काफी सारे लोग हैं। प्लीज डाउन योर हैंड्स, प्लीज 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 डाउन योर हैंड्स। मैं इंट्रोडक्शन देने भूल गया भाई अपना, ठीक है, आई एम सो सॉरी। मैं आते सीधा मशीन गन की तरह फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। छोटा सा मेरा नाम है भाई, पीएमजी पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। और शक्ल पे मत जाइएगा, शक्ल से आई एम लुकिंग लाइक अ रिक्शा वाला, बट अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट हूँ। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 40 कॉलेजेस हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो पढ़ाते हैं, उन 40 कॉलेजेस में 18 कॉलेजेस, कितने बेटा?
18 कॉलेजेस के अंदर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट लेक्चरर लगे हुए, इंक्लूडिंग एसआरसीसी, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश मेरे को ज्यादा नहीं आती है बोलनी, ठीक है। तो जितनी हिंदी सबको समझ में आती है ना भाई, जैसे पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज इज कंफर्टेबल विद यू गाइस? यस सर। यस। अच्छा, आप में से मैक्सिमम बच्चे मेरे से ऑलरेडी सेमेस्टर 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस लेवल पे जाके दोस्त मैं पढ़ाता हूँ वो आपको पता होगा, ठीक है। बाकी सीनियर से पता लग चुका होगा, ठीक है। बस एक चीज आपने अवॉइड करनी है, डोंट गो ऑन माय फेस, ठीक है। तो शक्ल पे तो मैं टीचर जैसी कोई लुक्स है नहीं मेरी, क्योंकि थोड़ा सा वो डिसेंट से लोग होते हैं, मैं पक्के वाला हरामखोर हूँ, ठीक है जी। तो फ्राइडे नाइट थी तो लेट पार्टीज करना और लेट उठना, ये सब एक नॉर्मल था। और सर कहते थे सुबह 11 बजे क्लास ले लो, मैं क्यों ले लूँ भाई, क्यों ले लूँ 11 बजे? क्या सर 11 बजे बच्चे उठ जाएंगे? मैं कहा बच्चे तो फ्राइडे पार्टी में जाएंगे, मेरे साथ 3 जन तो मेरे साथ क्लबिंग कर रहे थे रात को। तो फ्राइडे जब मैं सुबह 4 बजे घर आएंगे तो भाई 11 बजे कैसे उठेंगे? क्या सर आप बच्चों से क्लब चले जाते हो? हाँ मैं तो चला जाता हूँ भाई, ठीक है। मैं बड़ा इसमें बिंदास हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ क्लबिंग करना, घूमने फिरने, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ गोवा तक चला जाता हूँ यार, ठीक है। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कीन्स मॉडल। तो कीन्स मॉडल के हिसाब से देखो यहाँ पे 4 सेक्टर हमारे पास, सुनिए ध्यान से। कितने सेक्टर बेटा हमारे पास? 4 सेक्टर। यहाँ देखिए ध्यान से, 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? वन इज द हाउस होल्ड, वन इज द बिजनेस सेक्टर, वन इज द गवर्नमेंट सेक्टर, वन इज द फॉरेन सेक्टर, राइट। तो कीन्स मॉडल को, कीन्स अप्रोच को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कीन्स मॉडल को, कीन्स अप्रोच को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चे 2 सेक्टर मॉडल। जब यहाँ पे हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया 2 ही सेक्टर है। कहते हैं कौन कौन से 2 सेक्टर है? कहता भैया एक तो है हमारा हाउस होल्ड, एक है हमारा बिजनेस। मैंने कहा वो कहाँ गया? 2 गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ गया और वो फॉरेन सेक्टर कहाँ गया? कहता है अजम्पशन लगा दी हमने। मैं कहा क्या अजम्पशन लगा दी? कहता है अजम्पशन हमने ये लगाई है, नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं मोदी मर गया मतलब, नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। कहता ठीक है जी। मैं कहा और क्या है? कहता है जी क्लोज्ड इकोनॉमी। मैं कहा इसका मतलब? कहते जी बाहर के दरवाजे हमारे बंद है, ना हम कुछ बेचेंगे ना कुछ खरीदेंगे, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, वी डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो वी आर कंसीडरिंग ओनली 2 सेक्टर। मैं कहा वेरी गुड, ये तो आसान मॉडल है। कहते इसलिए इसमें से पेपर में कभी भी नहीं आएगा। मैं कहा ओके। मैं दूसरा मॉडल क्या है? कहते जी नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। मैंने कहा इसमें क्या करेंगे? कहते हैं इसमें मोदी को जिंदा कर देंगे। मैंने कहा कैसे? कहते हैं इसमें एक हाउस होल्ड सेक्टर रहेगा, एक बिजनेस सेक्टर रहेगा, एक गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा। मैंने कहा अंग्रेज? कहते हैं अंग्रेज मरे हुए। मैं क्या मतलब? कहते हैं क्लोज, दरवाजे बंद है, ना जाएंगे ना आएंगे ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो एक अजम्पशन यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में रखेंगे अपन, कौन सी? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी। और नंबर 4 कहता है जी ओपन इकोनॉमी मॉडल और 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल एक ही बात है। 4 सेक्टर मॉडल, या इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो मैंने कहा इसमें क्या करेंगे? कहते हैं इसमें कोई अजम्पशन नहीं रहेगी। नंबर 1 2 3 4 सारे सेक्टर हमारे पास रहेंगे। इसमें हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर भी होगा, इसमें हमारे पास बिजनेस सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा और अंग्रेज भी रहेंगे, फॉरेन सेक्टर भी रहेगा। मैं कहा ओके। मैं कहा सिलेबस में है? कहता नहीं। मैं पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा? कहता आएगा। अब सुनिए ध्यान से, सिलेबस में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में है क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। क्या है बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। और हर साल क्वेश्चन आता है ओपन इकोनॉमी से भी। मैं कहा यार ये कौन सी स्टाइल है? कहता है यही तो स्टाइल है हमारा। कहता है हमने एमएमए 1 में कौन सा हमने पेपर में से दे दिया था? कौन सी एमएमए में से दे दिया हमने? तो कहते हैं भाई ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स का लेवल है। कहता क्या है? कहता है पढ़ाएंगे इतना और पूछेंगे इतना। कहता ये स्टाइल है भैया। कहता हम नहीं पढ़ते। कहता मतलब बाहर में जाओ, ठीक है। तो दोस्त जो सिलेबस में है वो तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो सिलेबस में नहीं है वो भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर वहां से पूछता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 2 सेक्टर से, देन स्विच टू द 3 सेक्टर एंड लास्ट स्विच टू द 4 सेक्टर। सिलेबस में कायदे से हमारे 2 और 3 है। 2 में से पेपर में आएगा नहीं क्योंकि ये आसान होता है, 3 में से आएगा और 4 में से भी ओपन इकोनॉमी में से सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है। कोई डाउट जी यहाँ तक? शुड आई स्टार्ट विद द 2 सेक्टर मॉडल? शुरू भी करना है खत्म भी करना है। आज खत्म करके जाएंगे इसको हम, इसकी ऐसी की तैसी खत्म करके जाना है आज इसको। बेटा ये लुल इकोनॉमिक्स है, बहुत इजी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अभी आप सेकंड ईयर में आइए, आपको इंटरमीडिएट माइक्रो मैक्रो से मुलाकात कराएंगे, तब आपको इकोनॉमिक्स का लेवल समझ में आएगा। जो बच्चे मेरे से सेमेस्टर 1 में जिन्होंने ऑलरेडी फीस पे करी हुई है, 70-80 बच्चे हैं, तो उनको मैंने बताया भी था। यूनिट 1 पहली यूनिट, माइक्रो की पहली यूनिट की 100 वीडियोज है।
पहली यूनिट की 100 वीडियोस है माइक्रो इंटरमीडिएट सैम 3, तो उससे मजे मत लेना, क्योंकि उसने थोड़े से ही मजे ले लिए तो सब सीधा बैक लगती है। ठीक है, चलिए जी आइए, तो सबसे पहले टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। देखिए दोस्त, टू सेक्टर मॉडल क्या है? दो ही सेक्टर हमारे पास, कौन कौन से भैया? एक है बिजनेस सेक्टर और एक है हमारे पास हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। चलिए जी, तो पहले उठाया हमने हाउस होल्ड सेक्टर। कुछ गलत फहमी है आपकी यहां से भी, उनको दूर करना है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं दोस्त, दैट इज सेड टू बी द कंजम्पशन एक्सपेंस। क्या होता है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Consumption expenditure, and it is represented by capital C, right? And the question goes to Rohit from ARSD. Rohit साहब, Yes, sir. consumption किस चीज पे डिपेंड करते हैं? How much a household will consume, it depends on Income. income. Absolutely wrong. Nandini ji, consumption is a function of Sir, income. income. Mridul Shri from A3. कहते मैं बोल ही नहीं रही, बोल बेटा। Hello, हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, sir. अच्छा बताइए। Sir, income. इनकम आपका भी गलत आएगा। सौम्या, सौम्या जी आप बताएंगे। The purchasing power. हाँ जी, परचेजिंग Purchasing power. पावर इज व्हाट? इनकम। हाँ, इनकम इज माय परचेजिंग पावर। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपने पढ़ा ही इतना तो सभी बच्चे जवाब हो देंगे। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कहानी थोड़ी डिफरेंट है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज। लिसन टू, देखो दोस्त, हमने कुछ इनकम जनरेट करी, वी अर्न सम इनकम, वी जनरेट सम इनकम। इसमें से पहले हमको देने पड़ते हैं टैक्सेस। कहते हैं हाँ बिल्कुल देने पड़ेंगे, टैक्सेस देने पड़ेंगे। हमने टैक्सेस पे कर दिए, बदले में गवर्नमेंट हमको कुछ ट्रांसफर्स प्रोवाइड करती है। डिटेल में बताऊंगा ट्रांसफर्स क्या होता है। अभी समझ लो, ट्रांसफर्स मिलते तो उससे हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। मान लो हमने 100 करोड़ रुपीस की इनकम जनरेट करी, जिसमें से 30 लाख के हमने टैक्सेस, या 3 करोड़ या 10 करोड़ के हमने टैक्सेस पे कर दिए, वो बदले सरकार ने हमको 5 करोड़ के ट्रांसफर दे दिए। तो हमारे पास खर्च करने के लिए जो इनकम बची, दैट इज सेड टू बी द डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा उसे? डिस्पोजेबल इनकम। वो हमारे पास कितनी बची? 95 सीआर। से यस और नो? यस सर। इनकम वाज 100 सीआर, टैक्सेस जिसमें से हमने पे करे 10 सीआर के बदले सरकार ने हमको ट्रांसफर दे दिए, स्कॉलरशिप दे दी, कोई विडो पेंशन दे दी, कुछ भी एक्सेस, मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा प्यार जो होता है, एक तरफा प्यार, यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलता हूं मैंने। तो सरकार ने प्यार मोहब्बत में हमको कुछ पैसा दे दिया, बदले में हमने सिर्फ उनको दुआएं दी और कुछ नहीं दिया। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है, तो हमारे पास जो खर्च करने के लिए बचा, दैट इज ओनली 95 सीआर। तो एक हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करेगा वो अकॉर्डिंग टू 100 सीआर करेगा या अकॉर्डिंग 95 सीआर करेगा? बताइए। 95 सी। 90। तो कायदे से कहा जाता है कि कंजम्पशन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। कायदे से क्या होता है? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन हमने अजम्पशन क्या ली है? सरकार नहीं है। टू सेक्टर मॉडल अजम्पशन क्या ली है? सरकार नहीं है। तो सरकार नहीं है तो टैक्सेस लेने वाला कोई नहीं है, ट्रांसफर देने वाला कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो इन द एब्सेंस of the government sector, as we are assuming in the two sector economy model that there is no government, so the value of taxes is zero and the value of transfer is zero, so the income and the disposable income coincide. Income and disposable income coincide, वो coincide कर रही है। इनकम और डिस्पोजेबल इनकम क्या कर रही है बच्चे? कोइंसाइड कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन कायदे से कंजम्पशन इनकम का फंक्शन नहीं होता है। वो तो सिर्फ टू सेक्टर मॉडल में टैक्सेस की वैल्यू जीरो है, ट्रांसफर की वैल्यू जीरो है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर आ गई। लेकिन कभी क्वेश्चन आपसे को पूछे कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, नॉट इनकम। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चलो, तो टू सेक्टर मॉडल में मैं लिख देता हूं एक बार, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। वायदे होता किसका है? डिस्पोजेबल इनकम का होता है। लेकिन कोई चीज नहीं है मेरे पास अभी, क्या नहीं है? टैक्सेस नहीं है, और हाँ जी टैक्सेस नहीं है और ट्रांसफर नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया चलो ठीक है। कहता ओके। नाउ लिसन टू मी प्लीज,
कंजम्पशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का एक नाम और होता है एक्सोजीनियस कंजम्पशन, और इसका नाम और होता है एंडोजीनियस कंजम्पशन। भाई जिन लोगों के कैमरास ओपन, देखो मैं बात उन्हीं से करूंगा, उन्हीं लोगों से बार बार मेरे को पूछना पड़ेगा, जिनके कैमरास ओपन नहीं है उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप लोग कैमरास ओपन करेंगे तो फिर मैं आपसे भी बात करूंगा। एवरीबॉडी प्लीज ओपन अ वेबकैम, विल कनेक्ट इन अ बेटर वे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप ज्यादा सीख पाएंगे दोस्त। कहते हैं हम है ढीठ, रिजिड, पक्के वाले ढीठ है, हम नहीं करते कैमरा ओपन। चलिए एनीवेज, तो जिन लोगों को कैमरा ओपन होने से फिर हम बात करेंगे जी। गिने चले 4-5 लोग हैं। भव्य मल्होत्रा फ्रॉम जीजीएस कॉलेज। दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो भव्य साहब या बाकी सब लोग जवाब यही देंगे, सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होती है जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंज्यूम करते हैं। अगर हमारी इनकम नहीं है तो भी हम इतना कंज्यूम करेंगे एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। से यस और नो भव्य? सर कांस्टेंट तो नहीं रहनी चाहिए क्योंकि चेंज तो हो सकती है ऑटोनॉमस। किस वजह से चेंज होएगी? सर इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी ना, हो सकता है कोई और रीजन हो जाए। आपने मेरी कोई वीडियो देखी है क्या यार? सर थोड़ी सी देखी थी शुरुआत की। तभी तो जवाब आ रहे। मैं कहूँ यार, इतना कौन सा बाहुबली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैदा हो गया जो ठकाठक मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं? तो वीडियो देख के आए हो, ये बात है। चलिए इट्स वेरी गुड थिंग, एटलीस्ट आपने देखी। चलिए गुड। मैं कहूँ यार ऐसे कौन, मतलब मेरे यार मैंने 1,35,000 1,35,000 बच्चे मैं अपने करियर में पढ़ा चुका हूँ। मैं कहा ऐसा कौन सा बाहुबली पैदा हुआ, साला 45 डिग्री लाइन का भी आंसर सही दे दिया उसने। फिर इतनी बढ़िया जबरदस्त बात, कॉन्सेंट वाली बात को भी मेरी उसने काट दिया। ऐसा कैसे? बताना चाहिए ना बाबा, आपकी वीडियो देख के आए सर। चलिए, तो जनरली जो सब लोग जवाब देते हैं वो जवाब ये देते हैं, सर हमने अभी तक इतना पढ़ा अपने स्कूल लेवल के अंदर कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होती है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कंज्यूम करते हैं, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कंज्यूम करते हैं एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे होता है ना? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुनिए ध्यान से, कहानी क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ दोस्त। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सिंबल अलग अलग है, किसी ने ए से लिखा होगा, किसी ने कैपिटल ए से लिखा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी मर्जिन चलेगी, यहाँ मर्जिन चलेगी डॉन बुश फिशर स्टैनले, जो आपको डिंग्लिश लगी है डीएफएस लगा, डॉन बुश फिशर स्टैनले। देखो जी हमारे मतलब अलग अलग है। कैपिटल सी कुछ और है, स्मॉल सी कुछ और है, सी बार कुछ और है, पूछ वाला सी कुछ और है, सी के ऊपर डॉट लगा दिया कुछ और है, छोटे सी पे आपने ऐसे कैप लगा दी कुछ और है। तो इन सब के अलग अलग मतलब है। हमारे पास बहुत तरीके की सी है, ठीक है, हमारे पास बहुत तरीके की सी है दुनिया के अंदर। तो आपको उसी सी का उपयोग करना है। जितना बता रहा हूँ उतना ही समझिए। आपकी स्माइल बता रही है, नेगेटिव बात पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सी का मतलब हम कंजम्पशन के कंपोनेंट से बात कर रहे हैं। तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सी इन आवर इकोनॉमी। तो हर चीज के लिए सिंबल रिजर्व्ड है, आप उस सिंबल को चेंज नहीं कर सकते, ऑथर ने रिजर्व किया है। सो हियर ऑटोनॉमस कंजम्पशन is represented by C bar, capital C bar is represented for the autonomous consumption. देखो ध्यान से होता क्या है। हम कहते हैं autonomous consumption is not the function of income. autonomous consumption income पे डिपेंड नहीं करता, but autonomous consumption is not constant. ये कांस्टेंट भी नहीं है। C bar में increase or decrease due to factors other than income. सुनिए बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज। राहुल सर को आप सब जानते होंगे, जो मैथ्स टेस्ट पढ़ाते हैं, हमारे मित्र हैं। तो राहुल सर से मैंने पूछा, मैं राहुल सर ये बताओ 2000 कोविड से पहले की बात करते हैं, जब उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। तो मैंने कहा सर 2018 में आपकी इनकम कितनी थी? एज यूजुअल ही इज अर्निंग गुड अमाउंट। कहते सर 1 CR। मैं सर कंजम्पशन कितनी करी आपने? कहता 5 लाख रुपए। मैं भाई बाकी क्या सेविंग्स? मैं क्या बात है सर।
2019 आया, मैं सर इनकम कितनी है, कहता सर 1 CR। मैं खर्चे कितने करे, कैसे 5 लाख। मैं सर क्या बात है, मौज। 2020 आया, मैं सर इनकम कितनी है, कहते सर 1 CR। मैं खर्चे कितने करे, कैसे 98 लाख। मैं तेरी ऐसी की तैसी। मैं ये क्या हो गया, कैसे शादी हुई है, लुगाई को घुमाना है, मतलब वाइफ को घुमाना है, कॉस्मेटिक्स के बिल है, ये है वो है, उनको शॉपिंग ही इतनी करती मेरी वाइफ। तो एक दुर्घटना घटी ना, मतलब एक इवेंट हुआ जीवन के अंदर। तो ये जो आपके कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आया है, ये ड्यू टू चेंज इन इनकम आया है या किसी और वजह से आया है? किसी और वजह से। ये और कोई वजह। और वजह जो है इनकम के अलावा ही है ना। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी कंजम्पशन के 2 कंपोनेंट है, एक है ऑटोनॉमस, एक है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस वो है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस्ड वो है जो इनकम पे डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड वो है जो इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ये किसी और वजह से चेंज हो सकता है, जैसे शादी हो गई, खर्च चेंज हो गए, इनकम नहीं बदली, इनकम के अलावा किसी और वजह से ऐसा हो गया। लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाता है, इनकम उतनी है, अचानक से लाइफस्टाइल बदल गया, अपग्रेडेड डिग्रेडेड कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनकम के अलावा किसी और वजह से आपकी कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, तो बेसिकली वो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ऑटोनॉमस कंपोनेंट। तो ऑटोनॉमस कंपोनेंट जो भी आज के बाद हम बोलेंगे, ये कांस्टेंट नहीं होता, इट इज व्हाट व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Autonomous is what? Which is not the function of income, but these are not constant. It can be changed. It can increase, it can decrease due to factors other than income of the economy. Am I clear on this? Yes. अच्छा, induced consumption is represented by C prime Y. C prime Y. What is this छोटे पूछ वाला C? C prime बस पूछ वाला C को C prime बोलते हैं। देखिए जी, ये C prime क्या है? It is MPC. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं आप लोगों से करूंगा एंड यहाँ चलते हैं हम सचित जी से बात करते। सचित साहब, एमपीसी का मतलब क्या होता है जी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। से यस और नो? ये तो फुल फॉर्म हुई ना इसकी, मार्जिनल यस सर। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब होता है बेटा इसका? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि हमारी इनकम इतने से बढ़ी तो हमने उसमें से कितनी कंजम्पशन करी, राइट? एग्री? आज से पहले आप सभी लोगों ने सुना है ये बात कि सर जो एमपीसी है दैट लाइज बिटवीन 0 and 1। सबने सुनी ना बात? ये बोलो बोलो Yes, sir. Yes. सबने सुना है ना ये, कि हमारी इनकम जितनी बढ़ेगी ऑब्वियसली कंजम्पशन उससे कम बढ़ेगी, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, तो इसलिए आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम। से यस और नो? बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर द क्लोज्ड इकोनॉमी। मैं ओपन इकोनॉमी बैठा हूं, कहता हाँ हमारे देश की इनकम बड़ी 100 करोड़ से। कहता हाँ। कहते कंजम्पशन बढ़ा दी हमने 500 करोड़ से। कहते ऐसे कैसे? सामान तो तुम्हारे यहाँ 100 करोड़ का बना है, तो तुमने 500 करोड़ की कैसे बना ली, कंजम्पशन कैसे करी? मैं कहा भैया मैंने क्रेडिट पे परचेज कर लिया अमेरिका से। पॉसिबल? यस पॉसिबल। बोले पॉसिबल या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है हमारे सर। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर हुए, जो इनकम जनरेट हुई 100 करोड़ से हुई, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ गई कितने से? 500 करोड़ से। कहते कैसे बढ़ गई? हमने कहा हमने दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से क्रेडिट पर परचेज किया है हाउस होल्ड सेक्टर ने। पॉसिबल है या नहीं है? कहते बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सीएफ इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में हो सकता है, सॉरी ओपन इकोनॉमी में हो सकता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं हो सकता, बिकॉज जब बाहर से सामान नहीं मिलेगा तुमको, तो तुमको यही बनाया हुआ खरीदना है ना। तो क्लोज्ड इकोनॉमी अगर है मेरी, तब तक तो ये बात ठीक है कि 0-1 के बीच में लाया करता है, लेकिन अगर मेरी ओपन इकोनॉमी में कन्वर्जन हो गई तो तुम नहीं बोल सकते कि भैया एमपीसी जो है वो 1 से छोटा होगा। जरूरी है उस समय पर एमपीसी मेरा 1 को एक्सीड कर सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम ओपन इकोनॉमी में आएंगे। प्राइमा फेसी हमको ऐसा एक बार लगता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? आवाज Yes, sir. तेज बोलिए प्लीज। Yes, sir. तो मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है, तो हमने बोला सी प्राइम वाई, दिस इज व्हाट?
इंड्यूस्ड कंजम्पशन है ये पूरी, इनकम का एक फ्रैक्शन 60%, 20%, 80% इन सी प्राइम 0-1 के बीच में लाया करता फॉर टाइमिंग के क्लोज इकोनॉमी बैठे। इट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ इनकम। इन फैक्ट देयर इज direct relation between income and induced consumption। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो मेरे पास जो कंजम्पशन फंक्शन बन के आ रहा है विच इज y इज इक्वल्स टू c बार प्लस c प्राइम y, ये बादलों के बीच में y इज इक्वल्स टू c बार प्लस में c प्राइम y। एम आई क्लियर टिल हियर? अब दोस्त इस कंजम्पशन फंक्शन को जैसे ही मैं डायग्रामेटिक लुक देता हूं, देखना बहुत ध्यान से, और ये क्वेश्चन देखो थोड़े से लोग हैं मेरे पास, उन्हीं में से पूछ लूंगा। एंड अगेन क्वेश्चन गोस टू डीआरसी स्टूडेंट नंदिनी जी। यहाँ देखिए नंदिनी, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y दिखाया इनकम, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने दिखाया कंजम्पशन। तो ये बात तो देखो, मैंने कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस c प्राइम y से, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो मैं जब मैंने नंदिनी से पूछा, मैं नंदिनी एक बात बताओ यार, कहती बोलो सर। मैं कहा ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा कैसा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहते सर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं, तो द कंजम्पशन फंक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम द ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैंने कहा वेरी गुड, कि अगर मेरी इनकम जीरो भी है तो भी हम कुछ कंज्यूम करेंगे, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा उसके बाद क्या करेंगे? कैसा? देखो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, तो फंक्शन शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग, राइट नंदिनी? Yes, sir. तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं एक अपर स्लोपिंग फंक्शन ड्रॉ कर देता हूं। मैंने एक अपर स्लोपिंग कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ कर दिया। मैं दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन, राइट नंदिनी? Yes, sir. बट दिस इज अ रॉन्ग कर्व। ये डायग्राम गलत हो चुका है दोस्त। लुक एट द स्क्रीन, रीजन समझना बहुत ध्यान से प्लीज। लुक एट द स्क्रीन। यही वो गलतियां हैं जहां आपको लगता है मैं तो पेपर ठीक करके आया था, ये यूनिवर्सिटी वाले तो मेरे दुश्मन है, मैं नंबर काट लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरी एक बात बताइए, ये जो कंजम्पशन फंक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो, इसकी स्लोप निकालना चाह रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये निकलेगी निकलेगी बताइए डिवाइड करके? तो इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो यू विल गेट व्हाट? c प्राइम, यानी MPC is nothing but the slope of the consumption, right? MPC is nothing but slope of the consumption function। बेटा अगर मैं यहाँ पे एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस इज माय 45 डिग्री लाइन, जिसका नाम है y इज इक्वल टू c, इस फंक्शन की स्लोप कितनी है? 1। Yes, sir. नंदिनी इसकी स्लोप क्या है? MPC बताइए। रेड लाइन स्टीपर है, ब्लू लाइन स्टीपर है? Red line sticker. रेड लाइन स्टीपर, तो स्लोप किसकी ज्यादा हुई? Sir, रेड की जितनी, तो यानी MPC is greater than 1 here, which is not possible in the closed economy. yes, sir. That's why this is not a consumption function. Getting my point, guys? This is not a consumption function because consumption function की जो slope है वो MPC है, and MPC can never exceed 1। तो कभी भी 45 डिग्री लाइन जिसकी स्लोप 1 होती है, उससे स्टीपर कंजम्पशन फंक्शन बन ही नहीं सकता है। उससे स्टीपर कंजम्पशन फंक्शन के बन नहीं सकता है कि 12th में तो हम ऐसे करते थे, स्टार्ट किया, अपवर्ड स्लोपिंग बना दिया, स्टीपर बने फ्लैटर बने, देख लेंगे जैसा मर्जी होगा। क्योंकि उस समय आपको बस ये बताया गया कि भैया एक वर्टिकल इंटरसेप्ट से बनेगा और अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, दैट्स इट। उसकी स्लोप को लेकर डिस्कस नहीं किया गया। आपने अपनी मर्जी से स्टीपर बना दिया तो भी वैलिड हो गया, फ्लैटर बनाया तो भी वैलिड हो गया, जैसे मर्जी आपने बना दिया, वो काम हमारा चलता गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज बनती है हमारे पास। इफ MPC belongs to 0 and 1 नॉन इंक्लूसिव, ना 0 है ना 1 है, ठीक है, इनके बीच में कहीं लाया करता है। इफ MPC is 1, if MPC is 0, 3 कैटेगरी हमने बनाई। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ये एक 45 डिग्री लाइन है मेरे पास, y is equals to c। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ सब जगह के लिए।
देखना ध्यान से प्लीज, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। अगर मेरा MPC 0-1 के बीच में लाया करता है तो ऑब्वियसली स्लोप इज अपवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा, बट शुड बी फ्लैटर देन दिस 45 डिक्लाइन, क्योंकि इस फंक्शन की स्लोप है 1 और MPC जो है विच इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज लेस देन 1। तो फंक्शन कैसा बनेगा दोस्त? फ्लैटर देन दिस, बट ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग। अगर एग्जैक्ट 1 है मेरे पास, क्या है बेटा, एग्जैक्ट 1 है, तो दोनों की स्लोप 1 होगी, तो दोनों कैसे आएंगे आपस में? पैरेलल आएंगे जी। और अगर मेरा MPC 0 है तो स्लोप होगी 0, x एक्सिस के पैरेलल फंक्शन मेरा बनेगा। ये बात सबको समझ में आती है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू शुड कंसीडर दिस फैक्ट। क्वेश्चन बता दे MPC क्या है तो ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम दैट MPC लाइज बिटवीन 0 and 1 and we will follow this curve. Am I clear on this? Am I clear on this? Yes or no? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे देखिए प्लीज। फिर हम लोग आते हैं बच्चे, ये हमारा फर्स्ट हुआ। फर्स्ट सेक्टर कौन सा हुआ बच्चे हमारे पास? हाउस होल्ड सेक्टर। पहला सेक्टर कौन सा हमारे पास? हाउस होल्ड सेक्टर। एंड नेक्स्ट सेक्टर वी हैव द बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है क्या कहलाता है बच्चे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंटेड बाय आई। दोस्त सुनना बहुत ध्यान से, जो भी बिजनेस सेक्टर है वो जो इन्वेस्टमेंट्स करता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ROI जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो जब हम कीन्स अप्रोच पढ़ते हैं तो कीन्स साफ अज्यूम करके चलते हैं दैट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस। इट इज द assumption of Keynes. Keynes assume करके चलते हैं कि investment is not the function of income. I am saying it is not constant. Constant नहीं है ये. It is autonomous. Constant क्या होता है? जो change नहीं हो सकता. Autonomous क्या होता है? जो income की वजह से change नहीं हो सकता. दोनों बातों में बेटा फर्क होती है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन के लिए assumption लगी हुई है that investments are autonomous. जब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कर्व मेरे पास आएगा, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज इनकम। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज ऑटोनॉमस, मतलब इनकम जो मर्जी हो, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेम। किसी और वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है, किसी और वजह से इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकती है, बस इनकम की वजह से वो कम ज्यादा नहीं होएगी। इनकम की वजह से वो कम ज्यादा नहीं होएगी। एम आई क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दोस्त यहाँ पे मेरी बात आप प्लीज ध्यान समझिए। यहाँ आपने एग्जाम में गलत लिख के आओगे, अदरवाइज स्कूल में आपने क्या पढ़ा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो बिजनेस सेक्टर करता है, इन दोनों को प्लस कर देते तो आता है एग्रीगेट डिमांड। क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये एग्रीगेट डिमांड नहीं होता, ये एग्रीगेट डिमांड नहीं होता दोस्त। अगर आप मेरे को बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड इज नॉट C प्लस I। एग्रीगेट डिमांड एक लंबी चौड़ी कहानी है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू गामा इंटू A बार प्लस B अपॉन H इंटू में गामा इंटू में M बार अपॉन में P बार, वेयर गामा इज इक्वल्स टू अल्फा G अपॉन में 1 प्लस B अपॉन H इंटू में K इंटू में अल्फा G, and A bar has 5 components, C bar, I bar, G bar, C prime transfers माने C prime lump sum tax। कहते सर क्या लिख दिया, कौन सा बवाल लिख दिया? ये है एग्रीगेट डिमांड। ये जो तुम C प्लस I को AD बोल देते हो दोस्त, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। C प्लस I इज नॉट एग्रीगेट डिमांड। प्लीज आज के बाद मत बोलिएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जिस दिन आएगा, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, डेरिवेशन लगी हुई है, जिस दिन एग्रीगेट डिमांड आएगा तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, इसको डिराइव किया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी से आप इसको, अगर आप आज से इसको एग्रीगेट डिमांड बोलना शुरू कर दोगे तो जिस दिन एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, नहीं ना।
तो ये एग्रीगेट डिमांड नहीं है, सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड नहीं होता। देखिए ध्यान से, आपने कहा ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो दोनों एक्सपेंडिचर को प्लस किया तो क्या है बेटा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इट्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट एग्रीगेट डिमांड, राइट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एग्रीगेट डिमांड। ये बात सबको याद रहेगी जी। तो यहां से यस सर। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, इट इज सी बार प्लस सी प्राइम बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कीन्स थ्योरी इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। तो यहाँ पे हमने सी बार और आई बार को इकट्ठा लिख दिया, एक ऑटोनोमस को अलग से कर दिया, प्लस सी प्राइम बाय। बेटा हमारी इकोनॉमिक्स में जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स आते हैं सबको मिला के सी का नाम दे देते हो ना, ऐसी हमारी इकोनॉमिक्स में जितने भी ऑटोनोमस आएंगे उन सारे ऑटोनोमस को मिला के हम नाम देंगे ए बार। ए बार का मतलब फैमिली ऑफ ऑटोनोमस, ठीक है। सो प्लस सी प्राइम बार। तो दिस विल, बादलों के अंदर ये जो इस समय लिखा हुआ है, दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ फॉर द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब एक बात सुनना दोस्त, जब मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन को ड्रॉ करना शुरू करूंगा, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वाई, यहाँ दिखाऊंगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे जो 45 डिग्री बनेगी इस बार उसका नाम क्या होगा, y इज इक्वल टू ए ई, y इज इक्वल टू ए। बिकॉज इस लाइन ऑफ इक्वलिटी का क्या काम था, दोनों एक्सिस पे दिए हुए वेरिएबल्स को सिंपली इक्वेट करना है, दोनों एक्सिस पे दिए हुए वेरिएबल्स को सिंपली इक्वेट करना है दोस्त। एम आई क्लियर ऑन दिस? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन, बताओ क्या होगी, चेंज इन ए ई अपॉन में चेंज इन वाई, ये होगी ना। तो डी ए ई अपॉन में डी वाई, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा व्हाट आई विल गेट, सी प्राइम। तो जो कंजम्पशन फंक्शन थी उसकी भी स्लोप सी प्राइम थी, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन उसकी स्लोप भी सी प्राइम है। तो दोनों फंक्शन ऑब्वियसली आपस में कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो मैंने एक कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया स्टार्टिंग फ्रॉम सी बार, और फिर मैंने एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ड्रॉ किया, इसके बिल्कुल पैरेलल मेरे को देना पड़ेगा। इट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन, बट ऑब्वियसली इट स्टार्ट फ्रॉम ए बार, इट इज व्हाट, सी बार प्लस में आई बार। तो ये वर्टिकल गैप जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इट इज नथिंग बट दी आई बार। ये बात सबको समझ में आती है जी? हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो नो यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज पूछिए। हाउस होल्ड सेक्टर हमने देख लिया, बिजनेस सेक्टर हमने देख लिया, दोनों को क्लब किया तो हमारे पास आया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इट्स नॉट एग्रीगेट डिमांड, इट इज मेयरली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, राइट। बेटा एक बार कुछ स्टूडेंट्स इन्फॉर्म में तो मैसेज लगातार आ रहे हैं कि सर हमें पता नहीं था कि क्लास कितनी देर पढ़ाएंगे, हम अज्यूम करके आए थे कि सिर्फ 1 घंटे की क्लास है। आई एम रिसीविंग कॉन्टिन्यूअस मैसेज कि सर 1 घंटे क्लास है, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दी। एक बार थोड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर ले तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। एक बार इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए बेटा। देखो लाइव क्लासेस जो मेरी रहेंगी वो ट्वाइस अ वीक रहेगी, ठीक है। ट्वाइस अ वीक लाइव क्लासेस रहेगी मेरी। उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेगी, प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कंटेंट जितना भी रहेगा उन सबकी पीडीएफ्स आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। मेरे बारे में गूगल से पता कर लेना, सीने से पता कर लेना मैं कौन हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता, वो आपको जज करना है, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ 40 कॉलेजेस में से 18 कॉलेजेस के लेक्चरर मेरे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इससे बड़ी स्टेटमेंट मैं क्या दे सकता हूँ। पिछले 12 सालों से 13 सालों से नॉन स्टॉप डीयू टॉपर, नॉन स्टॉप डीयू टॉपर इज माय स्टूडेंट। हर साल डीयू टॉपर मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। एनीवेज फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बच्चे। मैक्रो बच्चे सेमेस्टर 2, सिर्फ सेमेस्टर 2 मैक्रो, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ बेटा जो डिस्काउंट काट के एकदम फाइनल प्राइस है, ठीक है। मैं एमआरपी नहीं बता रहा हूँ आपको। इट इज 7500। राहुल सर के साथ भी हमारा टाइप है, आपने देखा भी होगा। अगर आप सेमेस्टर 2 का तीनों का पैकेज लेते हो, जिसमें MME 2 मतलब मैथ्स 2, या उसमें स्टैटिस्टिक्स भी लगा हुआ है और इसमें मैक्रो भी है, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आप लेते हो इट कॉस्ट यू 18,000, राइट। सिर्फ मैक्रो लेते हो इट कॉस्ट यू 7500, और अगर आप तीनों सब्जेक्ट लेते हो तो उसकी कॉस्ट है 18,000। मेरा एक अलग से पैकेज भी है जो एक डिफरेंट पैकेज है, जो राहुल सर शायद आपको नहीं बताता हूँ, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे एनरोल उसी के अंदर होते हैं। जो सबसे हाईली डिमांडेड पैकेज है वो सुन लीजिए,
सेमेस्टर 2 मैक्रो, इसकी फीस है 10,000। सेमेस्टर 3 माइक्रो, जो इंटरमीडिएट माइक्रो है एंड इंटरमीडिएट मैक्रो है, ठीक है जी। ऐसी सेमेस्टर 4 इंटरमीडिएट माइक्रो है एंड इंटरमीडिएट मैक्रो है। तो ये जो 4 पेपर है बेटा, दीज आर द एक्सट्रीम टफ पेपर, दीज आर द एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम टफ पेपर्स है। यहाँ पे ये 15,000 है, ये 15,000 है, ये 15,000 है, ये 15,000 है। इन सब का जो टोटल बनता है दैट इज 70,000। इसको जो एनरोलमेंट लेते हैं, जो मैक्सिमम बच्चों ने, मेरे ग्रुप में 70 अराउंड स्टूडेंट्स है, जो मैक्सिमम बच्चों ने एनरोलमेंट इसमें लिया हुआ है, आई एम चार्जिंग 50% डिस्काउंट करके ओनली 35,000 फॉर दिस। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज पे करने हैं। आप चाहो इस पैकेज में आइए, आपको सिर्फ मैक्रो चाहिए, आपको सिर्फ मैक्रो मिल जाएगी। आपको मेरा कंबाइंड पैकेज चाहिए 35,000 वाला, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको चूज करना है कि आपको कितने लॉन्ग टर्म के लिए मेरे से जुड़ना है। बड़ी सीधी सी, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड से बात करता हूँ। यहाँ पे 3 पेपर की अगर आप 18,000 दे रहे हो, तो फिर भी एक पेपर के आपको 6,000 एवरेज देने पड़ रहे हैं CSO में। यहाँ पे सिंगल मैक्रो लोगे कितने देने पड़ रहे हैं? 7500। इस पैकेज में मैक्रो के कितने हैं? 6,000। और इस पैकेज में मैक्रो कितने हैं? 50% काट के 5,000। तो यू आर नॉट अ लेमैन, यू आर एनालिसिस्ट। आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको सबसे कम पैसा पे करना पड़ रहा है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? और ये फीस पुरानी फीस के साथ है, ये फीस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है। मतलब इस पैकेज के अंदर जो अभी 35,000 का हम ऑफर कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये पैकेज भी आपका 40 का हो जाएगा। तो अभी इस पैकेज में एनरोलमेंट कराएंगे तो आपको 35,000 पे करने हैं। फ्यूचर में आप इस पैकेज में आएंगे तो आपको 40,000 पे करने पड़ेंगे। और हर टाइम के साथ साथ ये पैकेज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, राइट? मैं एक बार वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपसे कुछ बात करनी है।